नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेकर भाग 11 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 12। देश बंधु की मृत्यु के बाद शरद बाबू का मन राजनीति में उतना नहीं रह गया था। काम वे बराबर करते रहे, पर मन उनका बार बार साहित्य के क्षेत्र में लौटने को आतुर हो उठता था। यद्यपि वहाँ भी लिखने की गति पहले जैसी नहीं रही थी। वे पहले रचनाकाल के तीसरे युग में प्रवेश पा चुके थे। उद्दाम भावुकता पीछे छूट रही थी। वे अब वैज्ञानिक विवेचन और जीवन के व्यापक कैनवस को चित्रित करने का प्रयास कर रहे थे। इस समय बहुत थोड़ी रचनाएं प्रकाशित हुई, 2-4 कहानियाँ और कुछ लेखों में वर्तमान हिंदू मुस्लिम समस्या महत्वपूर्ण है और कहानियों में हरी लक्ष्मी, नवविधान और पधेर दाबी अभी भी धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहे थे। पधेर दाबी के लिखे जाने का इतिहास बहुत रोमांचकारी है। लगभग 3 वर्ष पूर्व सर आशुतोष मुखर्जी के लड़के उनके पास आए थे। वे बंगवाणी का प्रकाशन करते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि शरद चंद्र की रचनाएं उनकी पत्रिका में प्रकाशित हों। इसके लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी, राम प्रसाद मुखर्जी और व्यवस्थापक कुमुद चंद्र राय चौधरी 6 महीने तक शिवपुर के चक्कर काटते रहे, परंतु उन्होंने कोई रचना नहीं मिल सकी। पर एक दिन सहसा क्या हुआ कि बाहर के कमरे में बैठे रमा बाबू मेज पर रखे कागज़ों को उलट-पुलट कर रहे थे। उन्होंने पधेर दाबी का अंश देखा। कुल 7-8 पृष्ठ होंगे, परंतु उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। बोले, यह रही रचना। शरद बाबू ने उधर देखा और कहा, इसे तुम नहीं छाप सकोगे, तुम आशुतोष के बेटे हो। रमा बाबू ने पूछा, क्यों नहीं छाप सकूँगा? शरद बाबू बोले, क्योंकि यह भीषण रचना है। रमा बाबू ने कहा, मैं इसे छापूँगा। आपने इसे समाप्त कर लिया है? शरद बाबू ने उत्तर दिया, मैंने समझा था कि इसे छापने वाले नहीं मिलेंगे, इसीलिए आगे नहीं लिखा। तुम छापोगे तो लिखूँगा। उस दिन जो पत्र मिले थे वे ही पहले अंक में छपे। उनकी यह रचना इतनी विद्रोहात्मक थी कि सरकार की दृष्टि से नहीं बच सकी। जैसे जैसे यह बंगवाणी में प्रकाशित होती रही, वैसे वैसे सरकार इसका अनुवाद कराती रही। लेकिन उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूट के पद पर थे श्री तारकनाथ साधु। वह स्वयं साहित्यिक थे। शरद चंद्र के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी। वे रमा प्रसाद मुखर्जी के भी मित्र थे, इसीलिए उनको बराबर सूचना देते रहते थे। यह उपन्यास वैसे तो कुल 24 किस्तों में छपा था, लेकिन शरद बाबू तो इतने मनमौजी और इतने अनियमित थे कि बार बार आग्रह करने पर भी इसके छपने में 3 वर्ष और 3 महीने लग गए। एक एक अंक की सामग्री के लिए कुमुद बाबू को ही नहीं, श्याम एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और रामा प्रसाद मुखर्जी को भी 10-10, 20-20 बार चक्कर लगाने पड़ते थे
उमा प्रसाद से शरद बाबू का परिचय बाद में हुआ, पर स्नेह सबसे अधिक उन्हीं से था। जब जाते तो बातों का अंत ही नहीं आता था। इनको भी बहुत बार खाली हाथ लौटना पड़ा था। प्रकाशन जानते थे कि सरकार पथेदावी को पुस्तक के रूप में नहीं छपने देगी, इसीलिए उन्होंने एक खेल खेला। इसकी अंतिम किस्त पर भी उन्होंने क्रमशः लिख दिया। पुलिस ने समझा उपन्यास अभी समाप्त नहीं हुआ है और बीच में पुस्तक प्रकाशित हो गई। पहले इस पुस्तक का प्रकाशन MC सरकार एंड सन्स के मालिक सुधीर चंद सरकार करना चाहते थे। उन्होंने शरद बाबू को इसीलिए 1000 रुपये पेशगी दिए थे, लेकिन जब सुधीर चंद्र ने पूरा उपन्यास पढ़ा तो डर गए। उन्होंने वकील से परामर्श किया। जांच करने के बाद वकील ने कहा, ऐसा छापने पर राजविद्रोह का मुकदमा निश्चय ही चल सकता है। सुधीर चंद शरद बाबू के पास गए और बोले, मेरा वकील कहता है कि इस उपन्यास को हूबहू छापने से हम विपत्ति में पड़ सकते हैं। उन्होंने पांडुलिपि में कई जगह निशान लगा दिए। उन्हें यदि आप बदल दें तो अच्छा हो। सुनते ही शरद बाबू बोल उठे, मैं एक शब्द भी नहीं बदलूंगा, कॉमा तक नहीं बदलूंगा। इच्छा हो तो छापो, नहीं तो मत छापो। तब मेरे लिए छापना संभव नहीं होगा। अच्छी बात है, मत छापो, तुम्हारा रुपया मैं लौटा दूंगा। उनके जाने के बाद रमा बाबू ने शरद बाबू से कहा, यदि कोई और नहीं छापना चाहता तो मैं इसे छापूंगा। शरद बाबू बोले, ठीक है, तुम ही छापो। प्रकाशन की समस्या सुलझी तो प्रेस वालों ने उसे छापने से इनकार कर दिया। अंत में बहुत प्रयत्न करने पर कॉटन प्रेस में छपाने का प्रबंध हुआ। सब काम इस प्रकार करने थे कि किसी को पता न लगे। उधर तत्कालीन एडवोकेट जनरल श्री BL मित्र सरकार को राजद्रोह का मुकदमा चलाने की सलाह दे चुके थे। अब यह प्रश्न उठा कि प्रकाशन के स्थान पर किसका नाम दिया जाए। प्रेस में कापी जाने तक किशोर मोहन भट्टाचार्य का नाम जाने की बात थी। उस समय उमा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, यदि राजद्रोह का मुकदमा चला तो बेचारा गरीब आदमी मारा जाएगा, इसलिए मुकदमे का व्यय हम ही वहन करेंगे, नाम भी हमारा ही जाएगा। सरकार मुकदमा चलाने को उत्सुक थी, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर तारकनाथ साधु ने कहा, मुकदमा चलाने से पहले एक बार सोच लीजिए। इस पुस्तक के लेखक हैं बंगाल के लोकप्रिय कथा शिल्पी शरद चंद्र और प्रकाशक हैं स्वनाम धन्य आशुतोष मुखर्जी के छोटे बेटे उमा प्रसाद मुखर्जी। सरकार सहसा कुछ निर्णय नहीं कर सकी। जानती थी कि शरद बाबू इतने लोकप्रिय हैं और आशुतोष मुखर्जी का इतना मान है कि उन पर मुकदमा चलाने से विद्रोह की संभावना हो सकती है, तब पुस्तक और भी लोकप्रिय होगी। इस सोच विचार में कई महीने बीत गए और तभी अचानक पता लगा कि पुस्तक प्रकाशित हो गई है। पहला संस्करण 3000 प्रतियों का छापा गया, जिनमें से 1000 प्रतियां पहले ही दिन बिक गई। शेष 2000 को बिकते भी देर नहीं लगी। 20 दिन बाद जब सरकार ने यह निर्णय किया कि मुकदमा चलाने के स्थान पर पुस्तक को जब्त करना उचित होगा, तब तक उसकी एक भी प्रति शेष नहीं रही थी। तलाशी का वारंट लेकर जब पुलिस अधिकारी बंगवाणी के कार्यालय में पहुंचे तो उन्हें एक भी नहीं मिली। अधिकारी ने पूछा, क्या यह संभव हो सकता है कि एक भी पुस्तक प्रेस में ना हो? रमा बाबू ने उत्तर दिया, तलाशी ले लीजिए। अधिकारी ने कहा, नहीं, हम तलाशी नहीं लेंगे, आप पर हमें विश्वास है, लेकिन एक कॉपी तो हमें दे ही दीजिए।
आप जानते हैं कि हर नई छपने वाली पुस्तक की 3 प्रतियां रजिस्ट्री करने के लिए भेजी जाती हैं। जी हाँ, जानते हैं। 30 दिन के अंदर ये प्रतियां भेजी जाती हैं, लेकिन आप तो 20 दिन के अंदर ही आ गए। पुलिस अधिकारी ने कहा, फिर भी एक प्रति तो हमें चाहिए ही। रमा बाबू ने इधर उधर कई व्यक्ति भेजे। बड़ी कठिनता से छोटी बहन के घर एक प्रति मिल सकी। वही लेकर पुलिस वाले चले गए। कई पुस्तक विक्रेता ऐसे थे जिन्होंने कुछ पुस्तकें रोल ली थीं। बाद में उनकी एक एक प्रति 50 रुपये तक में बिकी। मांग इतनी अधिक थी कि लोग एक प्रति के लिए 100 रुपये तक देने को तैयार थे, परंतु दूसरा संस्करण निकालने का कोई प्रश्न नहीं था। यह पुस्तक क्रांतिकारियों में भी बहुत लोकप्रिय हुई। वह इसे बाइबल की तरह मानते थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर एक व्यक्ति ने चोरी से एक बड़े ही रद्दी कागज़ पर इसे छापा। वह अशुद्धियों से भरी हुई थी। बाजार में वह कभी नहीं आई, केवल क्रांतिकारियों में ही बांटी गई। शरद चंद्र पथेरदाबी का दूसरा भाग भी लिखना चाहते थे। वह दिखाना चाहते हैं भारती भारत में आकर काम करती हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। बंगवाणी में जब यह पुस्तक छप रही थी तो उसके सब अंकों को मिलाकर एक फ़ाइल तैयार की गई थी। उसी फाइल को उमा बाबू ने एक दिन उनको देते हुए कहा, अपने हाथ से इस पर कुछ लिख दीजिए। व्यथा भरे कंठ से शरद बाबू ने उत्तर दिया, और क्या लिखूं? मैं लिखूंगा और सरकार जब्त कर लेगी। पराधीन देश में सच्चे मन से साहित्य साधना करने में व्यथा ही मिलती है। लेकिन फिर भी मोटा फाउंटेन पेन अपने हाथ में लेकर वह सोचने लगे। 2 क्षण बाद बोले, नहीं, कुछ नहीं लिख सकता। फिर धीरे धीरे उनकी कलम चलने लगी। उसके पहले पन्ने पर उन्होंने बीच में उमा प्रसाद का नाम लिखा, उसके पास अपना नाम लिखा, नीचे अपनी जन्म कुंडली अंकित की, अंतिम तिथि और जन्म का समय भी लिखा। फिर मृत्यु शब्द लिखकर उसके आगे का स्थान खाली छोड़ दिया और पन्ने के ऊपर तिरछी पंक्ति में लिखा, कुछ नहीं लिख सका। शरद 19 श्रेष्ठ 1333। शरद 19 ज्येष्ठ 1333 पथेरदाबी का दूसरा भाग। यदि मैं पूरा नहीं कर सका तो मेरे देश में कोई और करेगा, यही कामना करता हूँ। शरद खाते के अंतिम पन्ने पर लिखा, जो फूल ना फूटते झरे धरणीते, जे नदी मरुपते हारल धारा, जानी ताओ अहिनी हारा। अस्फुट स्वर में यह गाना गाते गाते वह खाता उन्होंने उमा बाबू को दे दिया। वे कुछ नहीं लिख सके, लेकिन जो थोड़े से शब्द उन्होंने लिखे वे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उस समय की उनकी मनोस्थिति को और उनके चिंतन को वह स्पष्ट करते हैं। दास्तां की व्यथा उनके साहित्यकार को कितना साल रही थी। इसके रचनाकाल में उमा प्रसाद से उनकी अनेक बार गंभीर बातें होती थी। प्रकाशक के जेल जाने की बहुत संभावना थी। शरद बाबू ने एक दिन उनसे पूछा, यदि जेल हुई तो क्या करोगे? उमा बाबू ने उत्तर दिया, जेल होगी तो अकेले प्रकाशक को नहीं होगी, लेखक को भी होगी। दोनों एक साथ ही जेल में रहेंगे। आपके साथ ही जेल में रहना मेरा सौभाग्य होगा। शरद चंद्र ने सहसा गंभीर होकर कहा, ऐसा करना जिससे मैं अपने हुक्के को साथ ले जा सकूं। दोनों बड़े जोर से अट्टहास का सटे, लेकिन
जेल किसी को भी नहीं हुई, केवल पुस्तक ही जब्त होकर रह गई। इस पुस्तक के लेखक में शरद बाबू ने जिस कागज़ का प्रयोग किया था वह अत्यंत सुंदर और लाइनदार था और उस पर शरद बाबू का मोनोग्राम अंकित था। कच्चे नारियल की आकृति के मध्यम में लिखा शरद। उतना ही मूल्यवान था वह पेन जिससे उन्होंने उस उपन्यास को लिखा। बंगवाणी के मालिकों ने विशेष रूप से उनके लिए ये दोनों वस्तुएं मंगाकर दी थीं। शरद बाबू सदा ही सुंदर कागज़ पर सुंदर और दामी कलम से छोटे छोटे मोती जैसे सुंदर अक्षर लिखा करते हैं। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, शरद बाबू, आप इतने कीमती कलम और कागज़ का प्रयोग क्यों करते हैं? शरद बाबू ने तुरंत जवाब दिया, माँ सरस्वती ने मुझे प्रतिभा का जो इतना बड़ा वरदान दिया है उसकी क्या नहीं कागज़ पर लिखकर नष्ट कर दूँ? यूं ही कागज़ पर लिखकर नष्ट कर दूँ? जिस दिन वह पुस्तक प्रकाशित हुई उससे पहली रात शरद चंद्र मुखर्जी लोगों के घर पर ही रहे। आधी रागीगत जमाका उमारामाद से वह नाना प्रकार की बातें करते रहे। सवेरा हुआ। इससे पूर्व के मुद्रित पुस्तंस प्रेस में भाग उमा बाबू उनके हाथ की लिखी पूरी पांडुलिपि ले आए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इसे तुमने सहेजकर रखा हुआ है। तुमने इतना किया, मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए अब हम पर कुटुम्ब लिखे देता हूँ। और पांडुलिपि देकर उसके पहले पन्ने पर उन्होंने सुंदर अक्षरों में लिखा, बीजू, मेरे हाथ की लिखी हुई पुस्तक उसको छोड़कर और नहीं है। यह तुम्हारे पास ही रहेगी। ऐसा होने पर मैं निश्चिंत रहूँगा। दादा। भाद्र 1333 अगस्त 1926 ईस्वी। इस पांडुलिपि के शीर्षक के स्थान पर पथेर दाबी लिखा है और अंत में लिखा है, श्री शरदचंद्र चट्टोपाध्याय सामताबेड़ 1 चैत्र 1333 24 मार्च 1026 ईस्वी। जिस समय पथेर दाबी को सरकार ने जब्त किया उसी समय रेवरेंड J.T. सेंटरलैंड रचित इंडिया इन बॉन्डेज पुस्तक भी जब्त की गई थी। इसके प्रकाशक थे मॉडर्न रिव्यू के संचालक स्वनामधन्य रामानंद चट्टोपाध्याय। उन्होंने पुस्तक की जल्दी के विरुद्ध दावा दायर कर दिया था। शरद बाबू ने सोचा कि क्या वह भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रिय मित्र भी निर्मल चंद्र ने उनसे कहा, मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। निर्मल चंद्र जानते थे कि अदालत पर सरकार का प्रभाव है, वह कभी भी सरकार को हारने नहीं देगी। उनकी बात सही प्रमाणित हुई। रामानंद बाबू मुकदमा हार गए। शरद बाबू फिर हार जाते। हारना स्वाभाविक ही था, क्योंकि इस पुस्तक के कारण सरकार को बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। उस वर्ष की सरकारी पुस्तक में पथेर दाबी के संबंध में लिखा है, इस पुस्तक के लगभग हर पृष्ठ पर राजद्रोह का प्रबल प्रचार किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने शरद बाबू से कहा था, शरद बाबू जानते हैं पथेर दाबी लिखकर आपने हमारी कितनी हानि की है। जहाँ भी हम क्रांतिकारियों को पकड़ते हैं वहीं देखते हैं कि हरेक के पास 2 पुस्तकें हैं, एक गीता और दूसरी पथेर दाबी। आपकी पथेर दाबी ने क्रांतिकारियों को पागल बना दिया है।
पतेदाबी ने क्रांतिकारियों को ही नहीं, तमाम बंगाल को पागल बना दिया है। उसकी लोकप्रियता की कल्पना नहीं की जा सकती। शरद बाबू के उत्साह का भी कोई अंत नहीं था। यदि सरकार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता तो इसके विरुद्ध जन आंदोलन तो किया ही जा सकता है। लेकिन यह आंदोलन रविंद्रनाथ ठाकुर की सहायता के बिना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा। तुरंत उत्तर आया, पुस्तक की एक प्रति भेज दो, पढ़कर ही कुछ कह सकूँगा। शरद चंद्र ने तुरंत पुस्तक भेज दी। उसको पढ़कर रविंद्रनाथ ने अपना मत व्यक्त करते हुए एक लंबा पत्र लिखा। कल्याणेश, तुम्हारा पतेदाबी पढ़ लिया। पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। लेखक के कर्तव्य के हिसाब से वह दोष नहीं हो सकता था, क्योंकि लेखक अंग्रेजी राज को खराब समझता है। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, लेकिन चुप न बैठने पर जो विपद पैदा हो सकती है वह भी उसको स्वीकार करनी चाहिए। अंग्रेजी राज क्षमा कर देगा। इस अधिकार को केवल हम उसकी निंदा करें, यह भी कोई पौरुष की बात नहीं है। मैं नाना देशों में घूम आया हूँ और जो कुछ जान सकता हूँ उससे यही देखा कि एकमात्र अंग्रेजी राज को छोड़कर स्वदेशी या स्वदेश प्रजा के मौखिक या व्यवहारिक विरोध को और कोई भी राज्य इतने धैर्य के साथ सहन नहीं करता। यदि हम अपनी ताकत पर नहीं बल्कि दूसरे की सहिष्णुता की आंदोलन विदेशी राज्य के संबंध में यथेच्छ व्यवहार दिखाने का साहस दिखाते हैं तो वह पुरुषों की विडंबना मात्र है। उसमें अंग्रेजी शासन के प्रति अंग्रेजी शासन के प्रति ही श्रद्धा झलकती है, ना कि अपने प्रति। राजशक्ति में पशुबल है। यदि कर्तव्य के आधार पर उसके विरुद्ध खड़ा भी होना पड़े तो दूसरे पक्ष में चारित्रिक जोर का होना यानी आघात सहने का जोर होना आवश्यक है। पर हम अंग्रेजी शासन से उस चारित्रिक जोर की मांग करते हैं, अपने से नहीं। उससे प्रमाणिक होता है कि हम मुंह से चाहे जो भी कहें पर अपने अनजान में हम अंग्रेज़ों को गालियां देकर हम उनसे सज़ा की आशंका नहीं करते। शक्तिमान की दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें कुछ न कहकर सिर्फ तुम्हारी पुस्तक को जज कर लेना लगभग क्षमा करना है। कोई भी प्रभाव्य या पाश्चात्य विदेशी शासन ऐसा ना करता। हम भारतीयों के हाथों में राजशक्ति होती तो हम क्या करते, इसका अनुमान हम अपने ज़मींदारों और भारतीय रजवाड़ों के व्यवहार से लगा सकते हैं। पर इसीलिए लेखनी बंद थोड़ी ही करनी है। मैं भी यह नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि सज़ा स्वीकार करके ही लेखनी चलानी पड़ेगी। जिस किसी देश में राजशक्ति के साथ विरोध हुआ है वह ऐसा ही हुआ है। राजशक्ति का विरोध करते हुए आराम से नहीं रहा जा सकता। इस बात को असंदिग्ध रूप से जानकर ही ऐसा करना है, क्योंकि यदि तुम पत्रों में उनके राज्य के विरुद्ध लिखते तो उसका प्रभाव बहुत थोड़ा है और बहुत कम समय के लिए होता, किंतु तुम्हारे समान लेखक गल्प के रूप में ऐसी क्या लिखें तो उसका प्रभाव सदा ही होता रहेगा। देश और काल दोनों ही की दृष्टि से उसके प्रचार की कोई सीमा नहीं हो सकती। कच्ची उम्र के बालक बालिकाओं से लेकर बूढ़ी तक पर उसका प्रभाव होगा। ऐसी व्यवस्था में अंग्रेजी राज्य यदि तुम्हारी पुस्तक का प्रचार
बंद ना करें तो उससे यही समझा जा सकता है कि साहित्य में तुम्हारी शक्ति और देश में तुम्हारी प्रतिष्ठा के संबंध में उसे को ज्ञान नहीं है। शक्ति पर जब आघात किया है तो प्रतिघात सहने के लिए तैयार करना ही होगा। इसी कारण से उस आघात का मूल्य है। आघात की गुस्सा को लेकर विलाप करने से उस आघात के मूल्य को एक बार ही मिट्टी कर देना होगा। इति 27 माघ 1333 10 फरवरी 1927 ईस्वी। तुम्हारा रविंद्रनाथ ठाकुर। पत्र की भाषा यद्यपि बहुत युक्ति युक्त है और परोक्ष में उन्होंने शरतचंद्र की प्रशंसा ही की है, परंतु फिर भी उन दोनों के सोचने के दृष्टिकोण के अंतर को यह पत्र स्पष्ट करता है। इसे पढ़कर शरद बाबू की व्यथा का पार नहीं था। प्रतिवाद के अधिकार को वह किसी भी तरह छोड़ने को तैयार नहीं थे। बार बार सोचते थे कि रविंद्रनाथ ने पदेर दाबी पढ़कर अंग्रेजों की सहिष्णुता की प्रशंसा की है। मेरी पुस्तक पढ़कर यह मत दिया है कि इसमें अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की संभावना है। हमारे देश के कवि के समीप यदि वह इतने बड़े हैं तो फिर स्वाधीनता का यह आंदोलन क्यों? तब तो सबको मिलकर अंग्रेजों को कंधे पर चढ़ाकर नाचते हुए घुमाना चाहिए। हाय कवि, यदि त्राग जानते कि तुम हमारी कितनी बड़ी आशा, क्लीना बड़ा गर्व हो, तब निश्चय ही यह बात नहीं कह सकते थे। कवि की दृष्टि में मेरा पथेर दाबी कितनी बड़ी लांछना का पात्र हुआ, यह मैंने स्वयं में भी नहीं सोचा था। क्या मन लेकर मैंने यह किताब लिखी थी, यह मैं किसी को नहीं समझा सकूँगा। इसी उत्तेजना में इस पत्र के उत्तर में उन्होंने कवि को जो पत्र लिखा उसके शब्द शब्द से आजा सपटता स्पष्टता आज स्पष्टता पड़ता है। उसके शब्द शब्द से उन्हें टपका पड़ता है। संयम जैसे हाथ से छूट गया है। अच्छा यही था कि यह पत्र उन्होंने तुरंत ही नहीं भेज दिया। शायद मन ही मन उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ही उन्होंने यह पत्र लिखकर गलती की है। उन्होंने लिखा था, श्री चरणेशु, आपका पत्र आया, आपका पत्र पाया, बहुत अच्छा, वही हो। यह पुस्तक मेरी लिखी हुई है, इसलिए दुख तो मुझे है, पर कोई खास बात नहीं है। आपने जो कर्तव्य और उचित समझा उसके विरुद्ध ना तो मेरा कोई अभिमत है और ना कोई अभियोग, पर आपकी चिट्ठी में जो दूसरी बातें आ गई हैं उस अभिमत में मेरे मन में दो एक प्रश्न है और कुछ वक्तव्य भी है। यदि तुर्की लगे तो यह भी आपकी ही शराफत के कारण समझिए। आपने लिखा है, अंग्रेजी राज्य के प्रति पाठकों का मन अप्रसन्न हो उठा है। होने की बात थी, किंतु यदि मैंने ऐसा किसी असत्य प्रचार के द्वारा करने की चेष्टा की होती तो लेखक के रूप में उससे मुझे लज्जा और अपराध दोनों ही महसूस होते, किंतु जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा करता तो वह राजनीतिज्ञों का धंधा होता, कृति न होती। नाना कारणों से बंगला में इस तरह की पुस्तक किसी ने नहीं लिखी।
मैंने जब लिखी है और उसे छपवाया है तो सब परिणाम जानकर ही क्या, जब बहुत मामूली कारणों से भारत में सर्वत्र लोगों को बिना मुक्ति के अन्यायपूर्वक या न्याय का दिखावा करके कैद और निर्वासित किया जा सकता है, तो मुझे छुट्टी मिलेगी यानी राजपुरुष मुझे क्षमा करेंगे। यह दुराशा मेरे मन में नहीं थी, आज भी नहीं है। किंतु बंगाल देश के लेखक के हिसाब से पुस्तक में यदि मिथ्या का आश्रय नहीं लिया है एवं उसके कारण ही यदि राजरोष भोग करना होगा तो करना ही होगा, चाहे वह मुंह लटकाकर किया जाए या रोकर किया जाए। किंतु क्या इससे प्रतिवाद करने का प्रयोजन खत्म हो जाता है? राजबंदी जेल में दूध मक्खन नहीं पाते। चिट्ठी लिखकर पत्रों में शोर करने में मुझे लज्जा आती है, किंतु मोटे चावल के बदले में जेल के अधिकारी यदि घास का प्रबंध करते हैं तब हो सकता है लाठी की चोट से उसे चबा सकूं। किंतु जब तक घास के कारण गला बंद नहीं होगा तब तक उसे अन्याय कहकर प्रतिवाद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। किंतु पुस्तक मेरे अकेले की ही लिखी हुई है, इसीलिए मेरे अकेले का ही दायित्व है। तनो कुछ कहना मैंने उचित समझा वह कहा या नहीं? जो कुछ मैंने कहना उचित समझा वह कहा या नहीं? असली बात तो यही है। अंग्रेजी राज्य की क्षमाशीलता के प्रति मेरी कोई निर्भरता नहीं है। मेरी सारी साहित्य सेवा इसी प्रकार की है। जो मैं ठीक समझता हूँ वही लिखता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अंग्रेजी राज शक्ति द्वारा उस पुस्तक को जब्त करने का औचित्य यदि है तो पराधीन भारतवासियों द्वारा प्रतिवाद करने का भी वैसा ही औचित्य है। मेरे प्रति आपने यही अविचार किया है कि मैं दंड के भय से प्रतिवाद करना चाहता हूँ और उस प्रतिवाद के पीछे ही अपने को बचाना चाहता हूँ, किंतु वह वास्तविकता नहीं है। देशवासी यदि प्रतिवाद नहीं करते तो मुझे करना होगा, लेकिन वह सब शोर मचाकर नहीं करूँगा। एक और पुस्तक लिखकर करूँगा। आप यदि केवल मुझे यह आदेश देते हैं कि इस पुस्तक का प्रचार करने से देश का सचमुच अमंगल होगा तो मुझे सांत्वना मिलती है। मनुष्य से भूल होती है, सोच लेता कि मुझसे भी भूल हुई है। मैंने किसी रूप में विरुद्ध भाव लेकर आपको यह पत्र नहीं लिखा। जो मन में आया आपको स्पष्ट रूप से लिख दिया। मैं सचमुच रास्ता खोजता हूँ, ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर निर्वासित हो गया हूँ। इसमें कितना पैसा, कितनी शक्ति, कितना समय बर्बाद हुआ वह किसी को बताने से क्या। आपके अनेक भक्तों में मैं भी एक ही हूँ, इसीलिए बातचीत से या आचरण से आपको तनिक भी कष्ट पहुँचाने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। इति 2 फाल्गुन 1333। सेवक श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। यह पत्र लिखने से पूर्व शरद बाबू ने उमा प्रसाद चटर्जी को भी एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने अपनी वेदना को छिपाया नहीं था। उसे पढ़कर उमा बाबू
शांताबेन आए। उन्होंने यह पत्र पढ़ा और निर्णय किया कि इसे गुरुदेव के पास नहीं भेजा जा सकता है। उस पत्र को उन्होंने अपने पास रख लिया। 2 दिन बाद शांत होने पर स्वयं शरतचंद्र ने भी कहा, यह वाद विवाद ठीक नहीं है, मेरी चिट्ठी भेजने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने रमा बाबू से यह भी कहा कि वह इन पत्रों की चर्चा किसी से ना करे, लेकिन वह स्वयं ही चुप न रह सके। अनेक सभाओं और अनेक पत्रों में इसकी चर्चा उन्होंने की है। श्रीमती राजधानी देवी को उन्होंने लिखा, एक बात तुमको बताता हूँ, किसी से कहना मत। पथेर दाबी जब जूझ बुझ गई नहीं जब जूझ हो गया था, तब रवि बाबू के पास जाकर कहा कि यदि आप प्रतिवाद करेंगे तो काम होगा। पुन्नी के लोग जान सकेंगे कि सरकार किस तरह साहित्यिकों के साथ विचार करती है। अवश्य ही मेरी किताब संजीवनी नहीं होगी। अंग्रेज ऐसे पात्र नहीं हैं, तब भी संसार के लोग जान तो लेंगे। उनको किताब दे आया। उन्होंने जवाब में लिखा, पृथ्वी में घूमकर देखता हूँ, अंग्रेज़ों की राजशक्ति के समान सहिष्णु और क्षमाशील राजशक्ति और नहीं है। तुम्हारी पुस्तक पढ़कर पाठकों का मन अंग्रेजी सरकार के प्रति अप्रसन्न हो उठेगा। तुम्हारी पुस्तक को जब्त करके तुमने कुछ नहीं कहा, प्राय क्षमा ही कर दिया। इसी क्षमा के ऊपर निर्भर करके गवर्नमेंट की निंदा करना साहब की विडंबना है। सोच सकता हूँ कि बिना अपराध कोई किसी के प्रति इतना कटु हो सकता है। यह चिट्ठी उन्होंने छापने के लिए दी थी, किंतु मैंने छपने नहीं दिया, इसीलिए कि कवि का इतना बड़ा सर्टिफिकेट सभी इंस्टॉलमेंट आदि अंग्रेजी के पत्र प्रकाशित कर देंगे, और यह जो हमारे देश के लड़के बिना विचारे जेल में बंद कर दिए गए हैं, इनको लेकर जो आंदोलन हो रहा है वह विफल हो जाएगा। उस समय बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन का पहला अधिवेशन होने लगा था। अविनाश चंद्र घोषाल व्यवस्थापकों में से एक थे और वह थे शरतचंद्र के परम भक्त। इसी नाते वह शरतचंद्र को निमंत्रण देने के लिए आए, पर उनके मन और मस्तिष्क पर तो पथेर दाबी छाया हुआ था। बातचीत करते करते सहसा अनमने हो उठे और बोले, अच्छा, तुम्हारा यह तो सारे बंगाल के पुस्तकालयों का काम है, तुम एक काम करो ना। और वह तुम्हारा ही तो काम है, पथेर दाबी को मुक्त कराने के लिए सभा में एक प्रस्ताव पास करा सकते हो। प्रकाश रूप में सभा से प्रतिवाद होने पर बहुत काम होगा, सरकार भी कुछ झुकेगी। वह अगर मेरी 5 और किताबें जब्त कर लेती तो मुझे इतना दुख ना होता। उनकी इच्छा अनुसार ऐसा ही किया गया। यही नहीं, प्रांत के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने भी इस निषेध आज्ञा को लेकर तीव्र भाषा में सरकार की निंदा की, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। हाँ, एक दिन एक अधिकारी ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम सरकार की ओर से पथेर दाबी के समान एक पुस्तक लिख दो, खूब पैसा मिलेगा। शरत बाबू ने उत्तर दिया, साहब, बचपन मैंने पतंग उड़ाकर और लट्टू घुमाकर काट दिया और जवानी काट दी गांजा आदि पीकर। उसके बाद रंगून जाकर नौकरी की।
अब 4 अध्याय लिखने की उम्र नहीं है, क्षमा करें। इस घटना के न जाने कितने रूप प्रचलित हो गए थे। शायद उन्होंने कहा था, साहब मेरे जीवन के 3 अध्याय बीत गए हैं। बचपन में देवदास था, यौवन में जीवानंद, प्रौढ़ अवस्था में अशु बाबू। अब 4था अध्याय जोड़ने की इच्छा नहीं। शायद यह घटना बिल्कुल ही सही नहीं है। उनके जीवन में किंवदंतियाँ जैसे पेवस्त हो गई थी, वैसी ही एक किंवदंती यह भी हो सकती है, क्योंकि वह कवि गुरु से चाहे कितने भी अप्रसन्न हो, उनकी निंदा इस सीमा तक कभी नहीं कर सकते थे कि उनकी रचनाओं का मखौल उड़ाए, और वह भी एक विदेशी अधिकारी के सामने। 4 अध्याय रवि बाबू का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। पथेरदाबी के साथ और भी अनेक कहानियाँ जुड़ी हैं। उसके कारण जेल जाने की संभावना बहुत दिन तक बनी रही। एक समय तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, किसी भी क्षण पकड़े जा सकते थे। वह जानते थे कि जेल जाने पर अफीम खाने की सुविधा नहीं मिल सकती। इसीलिए एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब अफीम नहीं खाऊंगा। लेकिन शीघ्र ही उन्हें ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे 3 सप्ताह बीत गए। ज्वर था कि उतरता ही नहीं था। डॉक्टर बहुत चिंतित हुए, लेकिन तभी कारण की खोज करते करते उन्हें पता लगा कि शरद बाबू ने अफीम खाना छोड़ दिया है। जो व्यक्ति दिन में कई बार चने यानी कि 7 के बराबर गोली बनाकर अफीम खाता हो, वही अचानक उसे छोड़ दे तो आश्चर्य ही कहा जा सकता है। डॉक्टर ने पूछा, अफीम खाना आपने कब से छोड़ा है? उत्तर दिया, बड़ी बहू ने। बोली, लगभग 1 महीने बीत गया। डॉक्टर ने कहा, हमारे शास्त्र में इसे ओपियम फीवर कहते हैं। दवा के साथ साथ धीरे धीरे जब अफीम की मात्रा बढ़ाई जाएगी तभी बुखार उतरेगा। अफीम छोड़ने की भी एक विधि होती है। आप यदि सचमुच छोड़ना चाहते हैं तो उस विधि का पालन कीजिए। लेकिन उसका पालन करना शरद बाबू के लिए संभव नहीं था। बुखार उतर गया, परंतु अफीम नहीं छूटी। एक बार बर्मा में भी ऐसा करके देख चुके थे। लगता है कि देशबंधु के आश्चर्य तथा प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ उन्हें अपने पुराने जीवन से ग्लानि हो चुकी थी, क्योंकि बड़े दुखी मन से एक दिन उन्होंने अपने मामा से कहा था, देख, यह नशा करके मैंने कैसी भूल की है। जब अफीम नहीं खाता था तब पृथ्वी का सब कुछ खूब स्वस्थ और सुंदर दिखाई देता था। यदि मैं नशा न करता तो इससे कहीं बड़ा लेखक हो सकता था। इसके विपरीत बातें भी वे कई बार कर चुके थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा भी, दादा, उस दिन आपने यह बात इस प्रकार कही थी, आज उसके बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। किंचित कठोर स्वर में उत्तर दिया, बात मेरी है। किस प्रकार कहना चाहिए, यह मेरा अधिकार है। ऐसे अवसर पर उनकी परिहास वृत्ति कुछ अधिक गंभीर हो उठती। लेकिन साहित्यकार सदा ही विनोद करने की स्थिति में नहीं रहता। पाठकों में लोकप्रियता पा लेने पर उसे सचमुच गंभीर प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। पथेरदाबी की रचना प्रक्रिया और प्रेरणा के संबंध में न जाने कितने प्रश्न उनसे पूछे जाते थे। दादा, आपको इस उपन्यास की प्रेरणा कहाँ से मिली?
दादा, इस उपन्यास का नायक कौन है? दादा, किस क्रांतिकारी को लक्ष्य में रखकर आपने सव्यसाची की सृष्टि की है? भारती कौन है? इत्यादि इत्यादि। ये सभी प्रश्न अर्थहीन हैं। लेखक की अभिज्ञता का अर्थ यह नहीं है कि वह सदा ही किसी जीवित व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर अपने पात्रों की सृष्टि करता है। उन दिनों उनका संबंध राजबंदियों और क्रांतिकारियों से बहुत घनिष्ठ हो उठा था। बहुत पहले पीनांग में भी वह किसी क्रांतिकारी से मिले थे। संभवतः उनके सामूहिक गुणों को देखकर ही उन्होंने सव्यसाची की सृष्टि की थी। किसी एक व्यक्ति को उसमें ढूंढना व्यर्थ है। लेकिन फतेह दाबी में रंगून के विभिन्न स्थानों और उसके निवासियों का जो चित्रण हुआ है, यह सचमुच यथार्थ है। चंदन नगर की आलोचना सभा में उन्होंने स्वीकार किया था। समस्त द्वीपों में, सुमात्रा, जावा तथा बोर्नियो आदि में घूमता फिरता था। वहाँ के अधिकांश लोग अच्छे नहीं हैं, तस्कर हैं। उन्होंने बर्मा में भी कोकीन का गुप्त व्यापार करने वाले एक दल की बात सुनी थी। उसकी संचालिका एक नारी थी। वही उनकी सुमित्रा की सृष्टि का कारण बनी। इसी प्रकार इस नारी अभिज्ञता का फल है फतेह दाबी। घर में बैठकर और आराम कुर्सी पर पड़े रहकर साहित्य की सृष्टि नहीं होती। हाँ, नकल की जा सकती है। किसी ने बंकिम चंद्र के आनंद मठ से फतेह दाबी की तुलना करते हुए कहा कि बंकिम चंद्र के आनंद मठ में ना आदर्श विद्रोह है, ना विप्लव, ना अराजकता। वह स्वदेश पूजा का शास्त्र है, परंतु उसमें परजाति का विद्वेष है। फतेह दाबी में पथ का संकेत नहीं है, वह मार्ग में ही समाप्त हो जाता है। शरत जो है कि कलाकार हैं, कल्पना के सहारे आदर्श का निर्माण नहीं करते, यथार्थ को स्वर देते हैं। परंतु क्या यह भी सच नहीं है कि आनंद मठ में जो परजाति विद्वेष दिखाई देता है, यह जानबूझकर नहीं है। यह द्वेष शासक के प्रति है और यह मात्र संयोग ही है। एक शासक परजाति का है। इसके विपरीत फतेह दाबी में क्रांतिकारी का जो चित्र उपस्थित किया गया है, वह बहुतों के समीप वह सजीव होकर भी पूर्ण नहीं है। कला की दृष्टि से भी फतेह दाबी का स्थान उनके अपने अनेक उपन्यासों से नीचे है। मनोवेगों का वह घात प्रतिघात जो शरत साहित्य की विशेषता है, इसमें कहाँ है? और कहाँ है वह संयम जो चरित्रहीन की सावित्री में है? मात्र डॉक्टर या कुछ और गौण पात्र की इस दृष्टि से उभर सकते हैं। वस्तुतः फतेह दाबी का महत्व कला या चरित्र सृष्टि के संयम में उतना नहीं है जितना राजनीतिक जीवन के एक अछूते पहलू को सजीव रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। चेष्टा प्रायः ही सायास होती है। यह सायस्ता ही इसकी दुर्बलता है। किंतु फिर भी अपनी समस्त दुर्बलताओं के बीच में फतेह दाबी सव्यसाची का निर्मल चरित्र भारत के जनमन को सदा आकर्षित और प्रभावित करता है। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ एक एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।